हमने 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, जो कि हमने हाफ चैप्टर पढ़ा था, बाकी हाफ अभी रहता है जो हम आज पढ़ेंगे। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्यूर क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, हम इसके बारे में सबसे पहले समझेंगे। हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो हमने हाईलाइट किया है या फिर हमने अंडरलाइन किया है, क्योंकि वो आपके लिए जरूरी है, बाकी इतना जरूरी नहीं है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि सॉइल सप्लाइज मैन्यूर न्यूट्रिशन टू द क्रॉप। जो मिट्टी होती है वो मिनरल्स न्यूट्रिशंस यानी कि पोषक तत्व, जैसे हमारी बॉडी के लिए भी हम खाना खाते हैं उसमें से जो पोषक तत्व है वो हमारी बॉडी कंज्यूम करती है, वैसे ही जो मिट्टी होती है वो फसल के लिए पोषक तत्व अप्लाई करती है जो कि फसल के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, दीज न्यूट्रिशंस आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। जो जो यो न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व होते हैं वो जरूरी होते हैं पौधे की ग्रोथ के लिए। इन सर्टन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कुछ एरिया में क्या होता है कि जो किसान होते हैं वो एक फसल के बाद दूसरी फसल को उगाते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर फेलो। तो क्या होता है कि कई बार किसान होते हैं वो एक फसल के बाद दूसरी फसल को बोते हैं, तो कभी भी अपनी जमीन को खाली नहीं छोड़ते हैं। इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिशंस। जब हम बार बार फसल को बोते रहेंगे अपनी जमीन में, तो क्या होगा कि एक टाइम पर आकर पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप मेक्स द सॉइल प्रॉपर पुअरर इन सर्टन न्यूट्रिशंस। जब हम बार बार फसल की बुआई करेंगे, फसल को बोते रहेंगे एक फसल के बाद दूसरी फसल, तो क्या होगा कि कुछ टाइम बाद हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्यूर टू द फील्ड्स टू द रेप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिशंस। जो भी वर्ड मीनिंग इसमें होंगे मैं आपको वो समझाऊंगा। इसमें एक वर्ड मीनिंग ये है रेप्लेनिश। रेप्लेनिश का मतलब होता है कि पुनर्भरण करना। ठीक है, अगर किसी चीज की कमी आ जाए तो उसके कुछ एक्सटर्नल चीज यानी कि कुछ बाहर से चीज ऐड करके उस चीज की कमी को दूर करना। तो वही है कि जब पोषक तत्वों की मिट्टी में कमी हो जाती है तो फार्मर क्या यानी कि किसान खाद डालता है मिट्टी में ताकि वो पोषक तत्व फिर से आ जाए। मैन्यूर इज एन मैन्यूर देखो पोषक जो खाद होती है ना, अब वो भी कई तरह की होती है, उसके बारे में हम आगे समझेंगे। मैन्यूर, अब ये मैन्यूर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ये मैन्यूर मैन्यूर खाद होती है, गोबर की खाद होती है ना, भैंस का गोबर, गाय का गोबर या कुछ और पशु का गोबर, उसको मैन्यूर बोलते हैं। ठीक है, इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये ऑर्गेनिक होता है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है कि जिसमें कोई केमिकल नहीं होता है, जो शुद्ध होता है प्राकृतिक तौर पर हमें जो मिलता है उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक। ये किसके ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट और एनिमल वेस्ट। देखो जो मैन्यूर होता है वो तो कहाँ से प्राप्त होता है, या तो गले सड़े जो पेड़ पौधे होते हैं उससे भी उसको भी मैन्यूर बोलते हैं, या फिर एनिमल वेस्ट वही गोबर एनिमल वेस्ट उसी को बोलते हैं। ठीक है, फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन द पिट्स। पिट्स का मतलब होता है खड्डे, खड्डे कर लिए जाते हैं जिसमें किसान क्या होता है कि अपनी गायों का भैंसों का गोबर उसमें फेंक देते हैं या फिर गले सड़े पेड़ पौधे उसमें फेंक देते हैं खाद बनाने के लिए एट ओपन प्लेसेस। ठीक है, एंड अलो इट टू द डिकम्पोज। वो ऐसा क्यों करते हैं, ताकि वो डिकम्पोज हो जाए। डिकम्पोज का मतलब होता है कि गल सड़ जाए ताकि उसकी खाद बन जाए। ठीक है, द डिकम्पोजिशन इज कोज्ड बाय द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब वो खाद बनेगी कैसे, गोबर की खाद बनेगी कैसे, गले सड़े जो प्लांट होते हैं बेकार के उससे खाद बनेगी कैसे। हमारी मिट्टी में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो यही काम करते हैं, जैसे केंचुआ हो गया। ठीक है, और भी सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो खाद बनाने का काम करते हैं। ठीक है, वो गोबर की खाद बना देंगे, बाद में हम उसको फसल के लिए यूज कर लेंगे। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्यूर। ठीक है, तो इसको हम ऑर्गेनिक मैन्यूर बोलते हैं जो प्राकृतिक तौर पर डिकम्पोजिशन सूक्ष्म जीवों के द्वारा डिकम्पोज होता है। ठीक है, उसको हम ऑर्गेनिक मैन्यूर बोलते हैं। उसके आगे हम पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजर्स। अब एक फर्टिलाइजर्स होते हैं, इसको भी खाद बोलते हैं। अब फर्टिलाइजर किसको बोलते हैं, सॉरी, अब फर्टिलाइजर किसको बोलते हैं, ये है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने। फर्टिलाइजर्स होता है ऐसी खाद जो जिसको केमिकल्स के द्वारा बनाया जाता है। आगे आप पढ़ोगे भी, सॉरी, fertilizers are chemical substances which are rich in a particular nutrients। ठीक है, फर्टिलाइजर्स क्या होता है कि केमिकल सब्सटेंसेस यानी केमिकली तत्व होते हैं वो एक तरह से जो कि
बहुत ही जिसके अंदर बहुत ही एक खास किस्म के न्यूट्रिशन होते हैं, एक खास तरह का पोषक तत्व पाया जाता है। उसमें ऐसा नहीं है कि सब कुछ होता है, नहीं, उसको ध्यान में रखकर बनाया जाता है कि हम सल्फर डालेंगे, हम इसमें नाइट्रोजन वाला डालेंगे, ठीक है। हाउ आर दीज कैन डिफरेंट फ्रॉम द मैन्यूर? जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो भी खाद होती है, लेकिन उसको हम किससे बनाते हैं? केमिकल से। एक मैन्यूर होता है जिसको हम गोबर की खाद बोलते हैं, लेकिन इनमें फर्क क्या है? देखो, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, ये आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आगे चलकर अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसमें भी फर्क को पूछा हो जाएगा कि फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक मैन्योर में क्या फर्क होता है। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको फैक्ट्री में बनाया जाता है। सम एग्जांपल्स ऑफ द फर्टिलाइजर्स आर यूरिया। आपने यूरिया देखा होगा कि आप जब फसल उगाते होंगे तो आप यूरिया का यूज करते होंगे, अमोनियम सल्फेट का यूज करते होंगे, जो सुपर फॉस्फेट का यूज करते होंगे, पोटाश का यूज करते होंगे, जिसको हम शॉर्ट में एनपीके बोल देते हैं। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। ऐसी किस्म की खाद बनाई जाती है जिसमें ये तीनों तत्व होते हैं, ध्यान में रखकर। इसको केमिकल्स के द्वारा बनाया जाता है, जिसको हम फर्टिलाइजर्स बोलते हैं, ठीक है। द यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ द क्रॉप। हम फर्टिलाइजर का यूज क्यों करते हैं? हम ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज क्यों करते हैं? वही हमारी फसल अच्छी हो जाए, ठीक है। जैसे वीट हो गया, सच एज वीट, पैडी एंड मेज। हमारी जो चावल की खेती होती है, हमारी जो गेहूं की खेती होती है, हमारी जो मक्की की खेती होती है, उसमें हम इसका यूज करते हैं ताकि हमारी फसल अच्छी हो जाए। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। देखो, अगर हम बार बार खाद का यूज करेंगे, फर्टिल केमिकल वाली खाद का यूज करेंगे, तो हमारी मिट्टी को उसकी आदत बन जाएगी और वो एक टाइम पर आकर बंजर बन जाएगी। इसलिए हमें ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तब जैसे हम कई बार होता है कि हम ड्रग्स का यूज करते हैं, दवाइयों का ज्यादा यूज करेंगे ना, तो हमारी शरीर को भी उसकी आदत पड़ जाती है। एक टाइम पर आकर क्या होता है कि फिर हमारा शरीर में वो नेचुरल प्राकृतिक शक्ति नहीं रहती। उसी तरह से अगर मिट्टी में हम केमिकल वाली खाद बार बार डालते जाएंगे, फर्टिलाइजर ज्यादा डालते जाएंगे, तो एक टाइम पर आकर वो बंजर बन जाएंगे, उसके बाद प्राकृतिक शक्ति खत्म हो जाएगी, ठीक है। देयरफॉर इन द ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है, अगर हमें अपनी मिट्टी की पोषक तत्व को बनाना है, उसकी जो गुणवत्ता को बनाकर रखना है, तो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स बाय ऑर्गेनिक मैन्योर। तो हमें क्या करना होगा कि जो केमिकल वाली खाद है उसको मिलाना होगा, और या फिर हमें अपने खेतों को एक दो सीजन के लिए खाली छोड़ना पड़ेगा, ताकि उसमें फिर से न्यूट्रिशन यानी कि प्राकृतिक पोषक तत्व आ जाए, ठीक है। The use of the manure improves the soil texture as well as its water retaining capacity। देखो, हम जब गोबर की खाद जब हम डालते हैं, भैंस के गोबर की या गाय के गोबर की जो खाद हम डालते हैं, उससे क्या होता है कि उससे फायदा होता है, उससे कोई मिट्टी को नुकसान नहीं होता। आप चाहे कम डालो चाहे ज्यादा डालो, ठीक है। इट रेप्लेनिश द सॉइल विद द ऑल द न्यूट्रिशंस। देखो, इससे क्या होता है कि इससे जब हम गोबर की खाद को अपने खेतों में डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा टेक्सचर है, मिट्टी मुलायम बन जाती है, मिट्टी का टेक्सचर ऊपर से अच्छा हो जाता है, और जो मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग यानी कि पानी को सोखने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। जब वो पानी अंदर जाएगा तो उससे क्या होगा कि अंदर नमी बनी रहेगी, ह्यूमस बना रहेगा। वही ह्यूमस आगे चलकर फसल के लिए हेल्पफुल होता है, सहायता करता है। अनदर मेथड ऑफ replenishing द सॉइल विद द न्यूट्रिशन इज थ्रू द क्रॉप रोटेशन। ये भी एक तरीका है। अगर हम मान लो इस सीजन में हमने गेहूं को उगाया, तो हम अगले बार उसको में क्या कर सकते हैं कि हम सरसों की खेती कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि क्रॉप की जो रोटेशन होगी, तो हमारे लिए पोषक तत्व हमारी मिट्टी में बने रहेंगे, क्योंकि गेहूं की खेती के लिए ज्यादा पोषक तत्व चाहिए और सरसों की खेती के लिए कम पोषक तत्व चाहिए। इससे भी क्या हो सकता है कि हमारी मिट्टी की गुणवत्ता बनी रह सकती है। दिस कैन डन बाय ग्रोइंग द डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली। वही एक के बाद दूसरी फसल को उगाना, जैसे इस बार हमने गेहूं की खेती कर ली, दूसरी बार दूसरे सीजन में आकर हम दूसरी बार जब हम गेहूं की नहीं करेंगे, फिर हम करेंगे सरसों की खेती। इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिव ऑफ द क्रॉप्स। Earlier, farmers in the northern India used to grow legumes as a fodder in one season and wheat in the next season। वही जो मैंने आपको बताया कि एक सीजन में हम wheat को गेहूं की खेती कर लेंगे, दूसरे सीजन में हम लेग्यूम्स। लेग्यूम्स का मतलब ये होता है कि फलीदार वाली फसलें, ऐसी फसलें जिनमें फलियां लगती है, जैसे दाल होगी। बहुत सारी दालें किसमें लगती है? फलियों में लगती है। मटर किसमें लगते हैं? फलियों में लगते हैं। उसकी खेती कर सकते हैं हम गेहूं की जगह, क्योंकि उनको कम पोषक तत्व की जरूरत होती है, तो जो एक्स्ट्रा पोषक तत्व है वो अगली फसल के लिए बने रहेंगे गेहूं की खेती के लिए। इन द नेक्स्ट सीजन
This help in the replenishment of the soil with the nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt this practice. वही सरकारें क्या करती है, बार बार किसानों को बोलते हैं कि आप इस तरह की प्रैक्टिस कीजिए अपनी एग्रीकल्चर में, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया, इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द रिजोबियम बैक्टीरिया, these are present in the nodules of the roots of the leguminous plants। इसमें क्या बताया है कि आपने एक अपनी पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि एक रिजोबियम, रिजोबियम क्या होता है कि एक जो हमारी फसलें होती है ना, जिसमें फलीदार जो फसलें होती हैं, जिनमें फलियां लगती है, जैसे मटर हो गया, दालें हो गई, ठीक है, बहुत सारी दालें में इसमें लगती है फलीदार पौधे, उसमें उनकी जो जड़ें होती है ना, उनमें एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं रिजोबियम, ये याद रखना है, ये बहुत जरूरी है। रिजोबियम में एक बैक्टीरिया होता है, वो क्या होता है कि वो बहुत ही हेल्पफुल करता है, ठीक है। उनकी जो क्या करता है कि वो ना एटमॉस्फेयर से हवा से नाइट्रोजन लेता है। एक तो होता है गोबर की खाद डालते हैं या हम केमिकल वाली खाद डालते हैं, उससे हम नाइट्रोजन लेती है फसलें। नाइट्रोजन क्या हो गया, पोषक तत्व हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन पोषक तत्व हो गया, वो फसलें लेती है। लेकिन जो एक ये बैक्टीरिया होता है ना, ये फलीदार पौधों में पाया जाता है रिजोबियम, ये हवा से लेता है पोषक तत्व, वो फसलों के लिए यूज कर लेता है। लेकिन बाकी फसलों में ऐसा नहीं होता, इसलिए हम बोलते हैं कि फलीदार वाली फसलें भी उगानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये डिफरेंस है जो मैंने आपको पहले भी आपको बताया कि ये आपके लिए काफी जरूरी हो सकता है, आपके एग्जाम में ये पूछेंगे जरूर। डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर, देखो इसमें क्या फर्क है। एक केमिकल खाद वाली खाद होगी, एक होगा मैन्यूर यानी कि गोबर वाली खाद। देखो फर्टिलाइजर में क्या है, इट इज एन इनऑर्गेनिक साल्ट, एक सारा का साल्ट ही होता है, नमक ही होता है। साल्ट ये नहीं, एक तो हो गया साल्ट NaCl, ठीक है, ये तो हम घरों में खाते हैं, जो हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, खाने में डालते हैं। लेकिन साल्ट बहुत तरह के होते हैं, हमारी जो दवाइयाँ होती है जो हम खाते हैं, वो भी साल्ट की बनी होती है। साल्ट बहुत तरह के होते हैं जिन दवाइयों बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एक साल्ट का जो दवाइयाँ खेतों कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए होती है, उसमें भी साल्ट होता है, इसलिए ये इनऑर्गेनिक होता है, ये केमिकल्स वाले होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको इनऑर्गेनिक बोलते हैं। और दूसरे को ऑर्गेनिक बोलते हैं, क्योंकि ये किसके बनते हैं, ये प्राकृतिक तौर पर बनते हैं। जैसे मैन्यूर इज ए नेचुरल सब्सटेंसेस, ये एक प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ये वो डिकम्पोजिशन द्वारा प्राप्त किया जाता है गाय के गोबर से, ठीक है। ह्यूमन वेस्ट भी इसमें शामिल हो सकता है। देखो वेस्ट किसी भी का हो, किसी जानवर का हो, ह्यूमन का हो, या गले सड़े पेड़ पौधे हो, उसकी क्या हो जाती है, उसको मैन्यूर बोलते हैं, ठीक है, उसको सूक्ष्म जीव खाद बना देते हैं उसकी। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्री, जो आपने पढ़ा था कि फर्टिलाइजर केमिकल वाली खाद कहाँ पर बनती है, फैक्ट्री में बनती है। मैन्यूर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, आप अपने खेतों में मैन्यूर को बना सकते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, देखो जब हम केमिकल वाली खाद डालते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि मिट्टी में पानी को बनाए रखने के लिए, पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। आप देखो कि जहां पर आप केमिकल वाली खाद का प्रयोग करोगे, वहां पर पानी बहता जाता है, वहां पर पानी रुकता नहीं है, ठीक है। लेकिन जब वहां पर हम देसी खाद डालते हैं, ठीक है, वहां पर पानी, मिट्टी पानी को सोख लेती है, क्योंकि मिट्टी की हेल्थ अच्छी होती है। वहां की मिट्टी की जो पानी सोखने की शक्ति होती है, वो ज्यादा होती है, वहां पर फिर ह्यूमस भी ज्यादा होता है, ठीक है। फर्टिलिटी फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन, देखो जो केमिकल वाली खाद होती है वो फैक्ट्री में बनाई जाती है, तो उसमें एक खास तरह का पोषक तत्व डाल दिया जाता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटाशियम हो गया, ये ज्यादा मात्रा में होते हैं। लेकिन मैन्यूर में थोड़ी सी ये कम होते हैं, लेकिन ये हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। मैन्यूर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन, देखो जो गोबर वाली खाद होती है ना, इसमें थोड़ी सी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम कम होता है, लेकिन होता है। एडवांटेज ऑफ मैन्यूर, देखो अब जो देसी खाद होती है, गाय की खाद होती है, उसके फायदे क्या है, ठीक है। द ऑर्गेनिक मैन्यूर इज ऑब्टेन्ड बेटर देन फर्टिलाइजर, देखो इसको ऑब्टेन करना इजी होता है, आप अपने घरों में बना सकते हैं, ठीक है। इट इनहेंसेस का मतलब क्या होता है, वृद्धि करना, बढ़ाना, ठीक है, ये वर्ड मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इट इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ये वही मैंने आपको बताया कि मिट्टी की वाटर को सोखने की शक्ति को बढ़ा देता है, जिससे फिर नमी बनी रहती है मिट्टी में, जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं। वही ह्यूमस फसलों की हेल्थ के लिए, फसलों की ग्रो फसलों को बड़ा करने के लिए मदद करता है, ठीक है। आगे हो गया, इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू द विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी, जब हम देसी खाद डालते हैं तो उससे क्या होता है कि मिट्टी में थोड़े छोटे छोटे छेद बन जाते हैं, जिससे गैसें, हवा पास होती रहती है, ठीक है।
इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। जब हम देसी खाद डालते हैं तो उसमें सूक्ष्म जीव बढ़ जाते हैं, जैसे केंचुआ हो गया या और तरह के कीड़े मकोड़े हो गए, जो हमारी फसल के लिए अच्छे होते हैं। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये मिट्टी की टेक्सचर यानी कि मिट्टी की ऊपरी बनावट होती है उसको अच्छा बना देते हैं, मुलायम बन जाती है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। ठीक है, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। सिंचाई बोलते हैं इरिगेशन को। वाटर इज ए अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स। जो पौधे होते हैं या फसल होती है उसकी जड़ें क्या अब्जॉर्व करती है? पानी को अब्जॉर्व करती है। ठीक है, पानी को सोखती है। अलोंग विद द वाटर, मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो अब्जॉर्बड। अब पोषक तत्व कैसे लेते हैं प्लांट? जब वो पानी को सोखते हैं ना, तो पानी के साथ ही वो पोषक तत्व प्लांट लेता है, प्लांट यानी कि पौधा लेता है। ठीक है, तो अभी तो अगर पानी की कमी हो जाए तो हम सिंचाई करते हैं। प्लांट्स कंटेन नियर बाई 90% वाटर। देखो जैसे ह्यूमन बॉडी है उसमें 70% पानी होता है ना, वैसे ही प्लांट में भी 90% पानी होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। अब जर्मिनेशन क्या होता है? अंकुरण। अंकुरण समझते हो? अंकुरित चने समझे कभी? जब उसमें से बीज में से थोड़ा सा पौधा निकला तो उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। और वो जर्मिनेशन बिना पानी के नहीं हो पाएगा। न्यूट्रिशन डिसॉल्व इन द वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू द प्लांट। अब जो न्यूट्रिशन पोषक तत्व होंगे वो पानी में घुले होंगे, वही पानी प्लांट लेगा, पौधा लेगा, और फिर पानी के साथ क्या चले जाएंगे? पोषक तत्व भी पौधे के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो आगे आ गया ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, सॉरी, वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट। देखो जब गर्मियाँ होती है तो और या बर्फ पड़ती है तो क्या होता है? तो ये पानी ही है जो फसल की हेल्प करता है उसे बचाने के लिए। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर रेगुलरली। देखो अगर हमें सूखे से बचाना है अपनी फसल को तो हमें रेगुलरली थोड़े से टाइम बाद सिंचाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके बाद आ गया द सप्लाई ऑफ द वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड द इरिगेशन। सिंचाई इसी को तो बोलते हैं सिंचाई। जब हम थोड़ी देर थोड़े दिनों बाद या थोड़े महीनों बाद टाइम टाइम पर पानी देते रहेंगे अपनी फसल को, उसको बोलते हैं इरिगेशन। ठीक है, द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। देखो जो टाइम होता है वो वेरी करता है एक फसल से दूसरी फसल पे। ठीक है, किसी फसल को ज्यादा पानी चाहिए होता है, किसी फसल को कम पानी चाहिए होता है, इससे ये चीज वेरी करती है। सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन ये डिपेंड करता है। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हाइयर। देखो जो गर्मियों के सीजन में क्या होता है कि पानी को ज्यादा देना पड़ता है, सिंचाई ज्यादा करनी पड़ती है क्योंकि गर्मियां ज्यादा होती है, इवेपोरेशन ज्यादा होती है। व्हाई इज इट सो? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज्ड रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स? वही मैंने आपको बताया कि गर्मियां ज्यादा होती है, इवेपोरेशन ज्यादा होती है। इवेपोरेशन क्या होता है? बाष्पीकरण, यानी कि पानी है भाप बनकर उड़ जाता है, तो मिट्टी में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए हमें बार बार सिंचाई करनी पड़ती है गर्मियों में। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। अब सिंचाई के साधन क्या है? द सोर्सेज ऑफ द इरिगेशन आर वेल्स। वेल्स यानी कि कुएं, कुएं से हम सिंचाई कर सकते हैं। ट्यूबवेल भी लगाए होते हैं। पॉन्ड्स, डैम, पॉन्ड्स होते हैं छोटे छोटे जोहोड़ बोलते हैं जिसको हम हिंदी में, लेक्स, झीलें, नदियाँ, रिवर्स, डैम्स, बांध हो गया, एंड कैनल्स, नदियाँ हो गया। इनसे हम सिंचाई के साधन है, हम इनसे सिंचाई कर सकते हैं। ट्रेडिशन, सो ये आप देख सकते हो मोट। मोट क्या होता है? मोट वही एक पुली होती है, उससे हाथ से करते हैं, उसको मोट बोलते हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द इरिगेशन यानी कि जो पहले से चलते आ रहे हैं पुराने जमाने से, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल। कैटल, कैटल और ह्यूमन labor used in this method. These methods are cheaper but less efficient. The various traditional ways are, देखो वही है कि अगर ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है कि बंदा खुद लगता है, लेबर का यूज होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते, बट इसमें टाइम बहुत लगता है। ठीक है, इसमें मोट आ गया। मोट में वही आप देख रहे हो पुली सिस्टम होता है, पुली लगी होती है, हाथ से बंदा खींचता है बर्तन को बीच में डाल के कुएं से, बाद में उसको अपने खेत में डाल देता है। चैन पंप हो गया, इसमें चैन लगा दी जाती जाती है, एक पंप होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये वही चीज दी गई है इधर। ठीक है,
फिर डे के लिए हो गया, डे के लिए भी ऐसे ही हो गया एक, ठीक है। डे के लिए भी एक थोड़ा सा मैनुअली काम होता है, ये डे के लिए हो गया, मोड हो गया, ये सब मैनुअली है। बस इसको तरीके करने हैं, किसमें चैन का यूज किया जाता है तो किसमें रस्सी का यूज किया जाता है, ठीक है। रहट, रहट भी एक लीवर सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि बैलों का यूज करके पानी को निकाला जाता है, ठीक है। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। पंप्स होता है ये बिजली से चलते हैं, ये बिजली से चलने वाले पंप होते हैं, ये पानी को खींचते हैं, जिसमें डीजल का यूज भी किया जा सकता है, बायोगैस का भी, इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज करके पंप को चलाया जा सकता है, तो वो पानी को ऊपर खींचेगा। एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन द दिस पंप्स। पंप्स को एनर्जी चाहिए, चाहे सोलर सेल से आए, चाहे फिर इलेक्ट्रिसिटी से आए, चाहे बायोगैस से आए, या फिर डीजल का यूज करके हम पंप को चला सकते हैं। वही पंप फिर आज की तकनीक है पंप, ठीक है। उसके बाद आएगा, आ गया मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। आज के क्या जमाने हैं, मेथड ऑफ इरिगेशन। आज हम सिंचाई किस तरीके से करते हैं, क्या हम बैलों का यूज करते हैं? बैल तो पूरे इंडिया में आपको देखेंगे मिलेंगे, ठीक है। इरिगेशन, आज के हम इरिगेशन किस तरीके से करते हैं? स्प्रिंकल सिस्टम। आपने देखा होगा खेतों में एक फुहारा टाइप होता है ना, उसको बोलते हैं स्प्रिंकल सिस्टम। कुछ नहीं है, उसमें पाइप लगा दी जाते हैं। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। देखो जहां पर पानी की कमी होती है वहां पर इसका यूज किया जाता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप, ठीक है। उसके पाइपों के अंदर फिर क्या होता है, पाइपें बिछा दी जाती है खेतों में, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खड़े करके पाइप को लगा दी जाता है, ऊपर नोजल लगा दी जाती है, ठीक है। फिर हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप आर ज्वाइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ द ओवर पंप। देखो पंप से फिर पानी को भेजा जाता है मेन पाइप से। मेन पाइप से आगे ज्वाइंट होती है छोटी छोटी पाइपों से, जो वो खड़ी करके रखी होती है, ठीक है। जब वो पानी पूरे प्रेशर से जाता है, चलता है, तो वो नोजल घूमती है, जिससे फुहारे टाइप पानी फिर हमारे खेतों में गिरता है, जिसको हम स्प्रिंकल बोलते हैं। जैसे बारिश नहीं होती, ऐसे गिरता है पानी। उससे क्या होता है, ये पानी पूरी फसल को लग भी जाता है और पानी की कम मात्रा यूज होती है, ठीक है। उसके बाद आ गया ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम, ड्रिप का मतलब क्या होता है? ड्रिप का मतलब होता है बूंद, ठीक है। ड्रिप सिस्टम, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। पोजीशन ऑफ द रूट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसमें कुछ नहीं है, बस जो इस तरह से पाइप बिछा दिए जाते हैं खेतों में, ताकि जो पानी की बूंदें एक एक बूंद करके फसलों की जड़ों में पानी गिरता रहे। इससे पानी भी बहुत कम यूज होता है और पानी प्रॉपर एक जगह पर गिरता है, वेस्ट नहीं होता, ठीक है। सो इट सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स। देखो जो फ्रूट प्लांट होते हैं उनको सिंचाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब गेहूं के लिए इसका कोई यूज पॉसिबल नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि गेहूं में पाइपिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी बहुत सारी जड़ें होंगी, उतना पाइपिंग करना काफी डिफिकल्ट है। अब जो फ्रूट की खेती होती है उसमें प्लांट बहुत कम होते हैं, तो उसमें ड्रिप इरिगेशन का यूज हो सकता है। गार्डन्स में हो सकता है, बड़े बड़े पेड़ों में हो सकता है। द सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसमें बूंद बूंद करके पानी को दिया जाता है। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, इसमें कोई भी पानी वेस्ट नहीं होता है, सीधा जड़ में जाता है। इट इज ए बोन इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर इज पुअर। ये वहां पर यूज किया जाता है जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स, देखो हमारे खेतों में अगर झाड़ियां जाए तो हम क्या करेंगे, ठीक है। शायद हमने ये पढ़ भी लिया है, प्रोटेक्शन, सॉरी, वीड नहीं, हमने नहीं पढ़ा है। आगे आगे प्रोटेक्शन ऑफ द वीड्स, ठीक है। वीड्स क्या होती है? वीड्स होती है झाड़ियां, खरपतवार। एक तो की फसल, एक छोटे छोटे पौधे और भी लग जाते हैं जिनका कोई फायदा नहीं होता, उल्टा वो पोषक तत्व ले लेते हैं, तो हमारी फसल के लिए पोषक तत्व कम पड़ जाते हैं, इसलिए हमें उनको हटाना होता है। उसी को बोलते हैं फिर वीडिंग। आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। इन फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली। वही है कि जो हमें नहीं चाहिए पौधे वो भी उग जाते हैं फसलों के साथ, along with the crop. These undesirable plants are called weeds. उन्हीं अनडिजायरेबल प्लांट्स को क्या बोलते हैं हम? ना चाहने वाले प्लांट्स जो उग जाते हैं खेतों में, उसको हम वीड्स बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में खरपतवार बोलते हैं। द रिमूवल ऑफ द वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। वही है, अब जब हम उनको हटाएंगे उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वीडिंग। वीडिंग इज द नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop of plants or water.
देखो जब ये क्या होता है कि बराबर पानी की कंज्यूम करेंगे, पानी को लेंगे, पोषक तत्वों को लेंगे, तो उस वक्त इसको हटाना जरूरी होता है, ठीक है, ताकि हमें फसल को स्पेस मिले, लाइट मिले, ठीक है। तो दे इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, वो तो है ही है, फसल को इफेक्ट तो करेंगे ही, ठीक है। तो इसको हटाने को क्या बोलते हैं, weeding. Some weeds interfere even in the harvesting and may be poisonous. देखो अगर हम इसको नहीं हटाएंगे तो जब हम कटाई करेंगे फसल की, तो उस वक्त काफी दिक्कत हो सकती है, जहरीले भी हो सकते हैं। एनिमल जब उस फसल को, भूसे को खाएगा तो उसमें वो भी जा सकता है, जो कि जहरीला हो सकता है, ठीक है। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव द वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ, ठीक है। अब किसान बहुत सारे तरीके से इसको हटाता है खरपतवार को। टीलिंग बिफोर द सोविंग ऑफ द क्रॉप, टीलिंग क्या होता है कि खुरचना होता है जमीन को, उससे भी क्या होता है कि फसल बोने से पहले हम खुरच देते हैं ताकि खरपतवार चली जाए वहां से, ठीक है। uprooting and killing of the sorry tilling before sowing of the crops helps in the uprooting and killing of the weeds, ठीक है, वही मैंने आपको बता दिया खुरचना होता है। which may then dry up and wet mixed with the soils, जब हम उसको उसको खुरच देंगे उसकी जड़ें निकल जाएंगी और सूख कर उसकी भी खाद बन जाएगी। the best time for the removal of the weeds is before they produce flowers and seeds, देखो जब हम खरपतवार को हटाना होता है ना, तो उसका सही समय ये होता है कि उसके फूल आने से पहले, उसको बीज आने से पहले उसको हटा दो, नहीं तो उसके फूल जड़कर फिर से आगे और नए पौधे बना देगा, ठीक है। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ द वीड्स, ठीक है। अ मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ द वीड्स बाय अप्रूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड, वही मैनुअली हम उसको काटना पड़ता है, वीड की जड़ों को हटाना पड़ता है, ठीक है। तो टाइम टू टाइम हटाना पड़ता है ताकि हमारी फसल अच्छी बनी रहे। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, इसको हम खुरपी की हेल्प से करते हैं। आपने अपने घर पे खुरपी देखी होगी, ठीक है। ए सीड ड्रिल इज आल्सो यूज टू अप्रूट द वीड्स, हाँ सीड ड्रिल का यूज तो करते ही हैं हम। वो मशीन होती है जो ट्रैक्टर के पीछे यूज होती है, या फिर हम बैलों के द्वारा भी उसका यूज कर सकते हैं, सीड ड्रिल। उसके अंदर सीड बीज डाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि फिर प्रॉपर हम हमारे जो बीज है स्पेस के ऊपर जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो खरपतवार को हटाना भी आसान हो जाता है उससे। वीड आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टन केमिकल्स, ठीक है, हाँ कुछ केमिकल्स का प्रयोग करते हैं जिसको हम वीडिकेट्स भी बोलते हैं। जैसे 2,4-D होगा, ये केमिकल होता है जब हम स्प्रे करते हैं ना फसलों के ऊपर, वो क्यों करते हैं, ताकि जो खरपतवार है, एक्स्ट्रा घास फूस है, वो जल जाए। तो इसी केमिकल का नाम होगा 2,4-D, तो वीड्स को हटाने के लिए यूज होता है इसका। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स, वही है खरपतवार को मारने के लिए यूज होता है, या कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इसका यूज हो सकता है। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, ये फसल को हानि नहीं पहुंचाते, बट ये अगर इसकी ज्यादा मात्रा यूज करेंगे तो ये हानिकारक हो सकता है। द विडिकेट्स आर डाइल्यूटेड विद द वाटर टू द एक्सटेंट एक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद द स्प्रेयर, वही है कि हम पानी में घोलकर दवाई को स्प्रे कर देते हैं, जैसे ये आप पिक्चर में देख सकते हो, ये स्प्रे कर रहा है बंदा, इसने पहले पंप में पानी लिया, उसके ऊपर दवाई डाली, घोल के स्प्रे कर दी फसलों के ऊपर। फसलों को कुछ नहीं होगा, खरपतवारों के कीड़े मकोड़े मर जाएंगे। अब ये पूछो क्या बोलता है, डू विडिकेट्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द विडिकेट स्प्रे, हाँ अगर उसने मास्क नहीं पहना होगा तो उसको वो दवाई चढ़ सकती है, उसके दिमाग को चढ़ सकती है, जिससे उसकी मौत भी हो सकती है अगर ज्यादा जहरीली हुई तो। As already mentioned, the viticates are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seeds, वही है इसको कब स्प्रे करना चाहिए हमें खरपतवार को खत्म करने के लिए, जो दवाई होती है जब खरपतवार का बीज और फूल ना हो, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दवाई डालने का भी एक टाइम होता है। स्प्रेइंग ऑफ द विडिकेट्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द फार्मर, हाँ वो तो होता ही है, दवाई को हम छिड़काव करेंगे तो हमें काफी परहेज रखना पड़ता है, काफी ख्याल रखना पड़ता है। सो दे शुड यूज दिस केमिकल्स वेरी केयरफुली, दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ, हम जब भी दवाई का छिड़काव करते हैं अपने खेतों में तो हमें हमें अपने नाक को, मुंह को ढकना चाहिए, ठीक है, नहीं तो सांस के साथ वो अंदर जाके हमें बीमार कर सकते हैं, या हमें इससे बंदे की मौत भी हो सकती है। विद ए पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग द स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल्स, वही है मुंह, हाथ मुंह ढकना चाहिए। हार्वेस्टिंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग होती है कटाई। इस लेसन में हम पूरा फसल के बारे में पढ़ेंगे, कैसे फसल शुरू से एंड तक चलती है, प्रोसेस क्या होता है एग्रीकल्चर का, खेती बाड़ी का। हार्वेस्टिंग होती है कटाई। हार्वेस्टिंग इज ऑफ ए क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क, ये बहुत ही जरूरी टास्क है। हमने सब कुछ कर लिया लेकिन हमें बाद में कटाई भी तो करनी होगी, तभी तो फसल हमारे घर आएगी।
द कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। और जब फसल पक कर तैयार हो जाती है तो हम उसे कटाई कर देते हैं, जिसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इन द हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, ठीक है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 month फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। और ये 3-4 मंथ लग जाते हैं फसल को तैयार होने में, उसके बाद कटाई कर दी जाती है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज द इधर डन मैन्युअली। हमारे देश में क्या होता है, कटाई या तो दाती से होती है, जिसको मैन्युअली बोल देते हैं, सिक्कल बोलते हैं दाती को, सिक्कल। या फिर हम मशीन का यूज करते हैं, जिसको हम हार्वेस्टर बोलते हैं। इन द हार्वेस्टर ग्रोवर द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। हार्वेस्टर से क्या होता है, कटाई नहीं करता हार्वेस्टर, तो क्या होता है कि वो कटी हुई फसल से बीज को अलग करता है, ठीक है। कंबाइन होती है, वो कटाई करती है। फ्रॉम द चाफ, हाँ वही है, हार्वेस्टर तो बीज को अलग करता है। अब द दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द थ्रेशिंग। हाँ सॉरी, थ्रेशिंग होता है। हार्वेस्टर क्या करता है, फसल की कटाई। लेकिन जो कटी हुई फसल में से, भूसे में से बीज को अलग करता है, उसको बोलते हैं हम थ्रेशिंग। थ्रेशर एक मशीन भी होती है जो ट्रैक्टर से चलती है। दिस इज carried out by the help of a machine called the combine, which is in the fact a combine harvester। एक अलग से मशीन भी होती है जिसको हम कंबाइन बोलती है, जिसको हम कंबाइन बोलते हैं, और अगर उसके साथ हार्वेस्टर लगा तो हम उसको कंबाइन हार्वेस्टर भी बोल देंगे। अब पहली क्या बोलती है, आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न बाय द फार्मर। कई बार क्या होता है कि ठूंठल रह जाते हैं, फसल काट रहे के बाद उसका कुछ पार्ट रह जाता है खेतों में, जिसको किसान आग लगा देते हैं। पहली इज वरिड, पहली इसके बारे में चिंतित है, क्यों? शी नोज दैट इट कोजेज द पोल्यूशन, क्योंकि इससे पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है। इट में ऑल्सो कैच फायर, इसे आग भी लग सकती है। डैमेज द क्रॉप ऑफ लाइंग इन द फील्ड, अगर कोई फसल खेत में हो तो उसको भी वो खतरा हो सकता है उससे, ठीक है। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे विनोविंग, इससे क्या होता है कि बीजों में से कचरे को निकाला जाता है, ये हवा होता है, एक फराटा होता है हवा का बस। उसके बाद आ गया फार्मर। फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ ए लैंड डू सेपरेशन ऑफ द ग्रेन एंड चाफ बाय विनोविंग। हवा के द्वारा ही, छोटे छोटे किसान तो हवा के द्वारा ही हार्वेस्टर का यूज करते ही नहीं है, कंबाइन का यूज करते हैं। जिनके पास छोटे छोटे खेत होते हैं, थोड़ी सी फसल होती है, वो हवा के द्वारा ही अपने भूसे में से अपने वो बीजों को अलग करके कर लेते हैं हवा के द्वारा, जिसे हम विनोविंग बोलते हैं। आपने अपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा। हार्वेस्टर फेस्टिवल, हमारे देश में क्या होता है कि जब कटाई होती है ना, फसल घर में आ जाती है, तो उसके बाद हमारे देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। जो स्पेशल फेस्टिवल जो मैंने हाईलाइट किया है, आप इसको पढ़िए। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवान्या एंड बिहू। ये सब कुछ स्टेट्स में मनाए जाते हैं, जैसे बिहू होता है असम में मनाया जाता है, ठीक है। ये दिवाली तो हर जगह मनाई जाती है, ठीक है। होली भी मनाई जाती है, ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में मनाई जाती है। बैसाखी पंजाब में मनाई जाती है। नवान्य महाराष्ट्र में मनाया जाता है। पोंगल भी उधर ही, पोंगल भी साउथ इंडिया में मनाया जाता है, ठीक है। ये फसल की कटाई होने के बाद अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। अब स्टोरेज, देखो अब हमारे घर में फसल आ गई, अब हम फसल को रखेंगे कैसे, कहाँ पर रखेंगे, तो उसके लिए होती है स्टोरेज, ठीक है। तो उसके लिए क्या होती है, स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ ए प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क इफ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम। देखो अगर हम लंबे टाइम तक फसल को रखेंगे, फसलों के बीज को, दे शुड बी सेव फ्रॉम बी मॉइस्चर। अगर हमें लंबे टाइम के लिए अपने फसल को रखना है तो उसके पानी से बचाना होगा, मॉइस्चर से, क्योंकि अगर पानी लगेगा तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया उसको लग जाएंगे जो खराब कर देंगे। दे शुड बी सेफ फ्रॉम द मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चूहों से, कीड़े मकोड़ों से हमें उसको बचाना होगा। द फ्रेश क्रॉप हैज मोर मॉइस्चर, जो ताजी फसल होती है उसके अंदर नमी बहुत होती है, नमी यानी कि पानी की मात्रा उसके अंदर बहुत होती है। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर हम ताजी फसल को बिना सुखाए अंदर रख देंगे, दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स, तो उसको कीड़े मकोड़े लग जाएंगे, उसको कुछ ना कुछ दीमक लग जाएगी, ठीक है। लूजिंग देयर जर्मिनेशन, तो उसके अंदर जो कैपेसिटी होती है ना अंकुरण करने की, और उससे फिर से नई फसल पैदा करने की, वो खत्म हो जाएगी। एंड बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड, इसलिए हम पहले अपनी फसल को सुखाते हैं, इसी बाद में उसको ड्रम में स्टोर करते हैं, ठीक है। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय, जब हम उसको सुखाते हैं तो उस कीड़े मकोड़ों से उसकी
फंगस वगैरह नहीं लगती है फिर, क्योंकि उनके अंदर से पानी खत्म हो जाता है फिर। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बीन्स। किसान क्या करते हैं, अपनी फसल को सुखाने के बाद जूट की बोरियां होती है या फिर मेटेलिक यानी कि मेटल की बनी होती है, लोहे की, पीतल की, स्टील की जो भी बर्तन होते हैं उसमें स्टोर कर लेते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोस। जो अगर बहुत बड़ी मात्रा में सरकार करती है जैसे, तो वो सिलोस का यूज करती है। सिलो से बड़े बड़े ड्रम होते हैं, गोल गोल बड़े बड़े टाइप सीमेंट से बनाए जाते हैं, उसमें फसल को स्टोर करती है। ग्रेनरीज क्या होती है, ये सरकारें बनाती है, सरकार बनाती है इतने बड़े बड़े ग्रेनरीज जहाँ पर बहुत सारे पूरे देश के अनाज को सुरक्षित रखा जाता है। ड्राइड नीम्स लीव्स आर यूज्ड फॉर द स्टोरिंग फूड्स ग्रेन एट होम। घरों में आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, सूखी हुई नीम की पत्तियां रख देते हैं फसलों के बीच, बीज के बीच, ताकि उसको कुछ कीड़े मकोड़े ना लगे, क्योंकि दीमक को बचाती है। नीम की पत्तियां क्या होती है, वो कड़वी होती है और दीमक को भी कड़वा बना देती है, कीड़े मकोड़ों से रक्षा करती है। और स्टोरिंग द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द ग्रेन्स इन ए बिग गोडाउन्स। हाँ, बड़े बड़े गोडाउन बने होते हैं जहाँ पर हम अपनी फसल को बहुत बड़ी मात्रा को स्टोर करते हैं। स्पेसिफिक केमिकल्स ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कुछ कुछ केमिकल का यूज भी किया जाता है, ताकि कुछ तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं जो फसल को खराब भी कर देते हैं, ठीक है, इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े, तो हम केमिकल का यूज भी करते हैं। Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. अब हमारे देश में समुद्री इलाके हैं जहाँ पर मछली का प्रयोग करते हैं खाने में, ठीक है, उनकी डाइट का मुख्य हिस्सा है। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। हम आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि लोग किस किस किस्म का खाना खाते हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। हमने इस लेसन में क्या पढ़ा कि किस तरह से फसल को उगाया जाता है, प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, क्या क्या इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में पशुओं का पालन पोषण करते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, एनिमल हस्बेंड्री। बस ये सारा कुछ यही दिया है, आप पढ़ लेना। इसमें ये एनिमल हस्बेंड्री किसको बोलते हैं, जब बहुत बड़ी मात्रा में पशुओं को पाला जाता है, ठीक है, खाने के लिए या फिर दूध के लिए, कुछ भी। फिश इज द गुड फॉर हेल्थ। हाँ, मछली अच्छी होती है, उसमें पोषक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। उसमें कोड लिवर होता है जो हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है, और विटामिन डी भी उसमें पाया जाता है, ठीक है, तो आपको उसको सेवन करना चाहिए। तो आज का चैप्टर इतना ही, मिलते हैं क्वेश्चन आंसर में। इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हम अगले चैप्टर, सॉरी अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।